इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है नई ऑलपर्स डेयरी क्रीम। ऑलपर्स, सुबह बखैर जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम आए हैं सूबा सिंध के इलाके घोटकी में। घोटकी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तहसील है दहरकी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एंग्रो फर्टिलाइजर्स। एंग्रो फर्टिलाइजर्स के तहत डिफरेंट CSR प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें खास तौर पे काम हो रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में, लाइवलीहुड में और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये CSR एक्टिविटी क्या कुछ हो रही है इस इलाके में, इस इलाके के लोगों की किस्मत बदलने के लिए या लाइफ स्टाइल बेहतर करने के लिए और यहाँ के बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए एंग्रो फर्टिलाइजर्स क्या कुछ कर रहा है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। नाज़रीन, गर्ल्स मिडिल स्कूल गाजी चाचड़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। छोटा सा स्कूल है लेकिन बहुत ही साफ़ सुथरा है और यहाँ जो बच्चे पढ़ती हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है इसको ग्रीन करने की कोशिश की है। सोलर पैनल यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत साफ़ सुथरे बाथरूम है। आपकी मुलाकात मैं इन बच्चों से करवाता हूँ। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं साहब? डॉक्टर सदरुन्नास खैरियत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं यहाँ पे? सर, मैं एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो फाउंडेशन के साथ काम करता हूँ। मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और मेरा जो काम है, हमारे जो जितने भी CSR के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारी हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हैं। और इन प्रोजेक्ट्स को ओवरऑल मैं सुपरविजन करता हूँ उनकी, और उनको इम्प्लीमेंटेशन में मेरा रोल होता है और मॉनिटरिंग करता हूँ और जो नीड्स होती हैं नीड असेसमेंट करता हूँ और उनको फुलफिल करता हूँ। तो ये जो इलाका है कच्चे का इलाका है और ये वो इलाका है कि जहाँ पे सब कुछ मुमकिन नहीं था कि इतना अच्छा स्कूल होता, और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं, बच्चियाँ हैं हमारी, ये यहाँ पे पढ़ रही होती। तो ये कैसे ख्याल आया और कितने अरसे से ये स्कूल चल रहा है? सर, हमें ये इस तरह ख्याल आया कि हमारा ईमान ये है कि जिस भी मुआशरे में, सोसाइटी में बच्चे और बच्चियाँ जब तक साथ एजुकेशन नहीं लेते तब तक वो आपका सोसाइटी जो मुआशरा है वो बैलेंस भी नहीं हो सकता। इस बैलेंस करने के लिए हमने जब देखा कि हम 2000 से ये स्कूल चला रहे थे, बच्चियाँ 4 क्लास और 5 क्लास में बच्चियाँ ड्रॉप हो जाती थी और उसकी वजह से हमें थोड़ी चिंता हुई कि हम इतने एफर्ट्स भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो कंपोनेंट जो बच्चियाँ हैं वो तालीम से महरूम है। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना बच्चों का सेपरेट एक स्कूल डेवलप करें, स्टेबल करें। हमने वो स्कूल तो स्टेबल किया, फिर हमें ये है कि ये बच्चियाँ दूर दूर से आएंगी कैसे, कच्चा एरिया है, तो उसके लिए हमने, और दूसरा फीमेल स्टाफ, क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया है, इधर फीमेल का आना बहुत मुश्किल था। तो फिर हमने पहले इनका अरेंज किया कि फ़ीमेल स्टाफ हमने अरेंज किया घोटकी से और सरहद से, और उनके पिक एंड ड्रॉप के लिए एक जिमनी हायर की, और फिर एक ट्रैक्टर बस जो है, ट्रैक्टर बस हमने बच्चों के लिए की, ताकि बच्चों को हम घर से लेके आए और घर पे ड्रॉप करें। ये चीज़ आगे रख के हमने पेरेंट्स को मोटिवेट किया और पेरेंट्स ने हमें मोबिलाइज़ किया कि सर ठीक है। और अब माशाल्लाह इस स्कूल में 40 के करीब हमारे पास बच्चे आ गई हैं और ये 18 अप्रैल से हमने स्कूल नहीं, बिल्कुल ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और ये तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। तो अब ये मिडिल में मौजूद हैं, वरना ड्रॉप आउट रेशो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के जो इलाके होते हैं, गाँव देहातों में हम जाएँ तो जो बॉयज़ होते हैं वो आगे नहीं पढ़ पाते, गर्ल्स की तो बहुत दूर की बात है, ड्रॉप आउट हो जाता है। तो गर्ल्स तो प्राइमरी पढ़ लें, बहुत बड़ी बात होती है इन इलाकों में, लेकिन आप सब पढ़ना चाहती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है आप सब ने। तो ये इसके बाद क्या अगला फेज क्या है? अगर यहाँ पे मिडिल, यानी मिडिल का मतलब ये कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ के फिर उसके बाद कहाँ? सर, मुझे जो होप है, उम्मीद है, पेरेंट्स का वो कहते हैं ना कि सबसे पहले कि एक जो पुरानी रस्में होती हैं उनको छोड़ के आगे निकले, तो इस इलाके के लोग पुरानी जो रस्में उनको छोड़ के आगे निकले हैं। आई होप इन बच्चों में से आपको मुस्तकबिल में डॉक्टर भी मिलेंगी, इंजीनियर भी मिलेंगी और टीचर्स भी मिलेंगी। इस इलाके में इनका फैसिलिटी आगे पढ़ने की? ये फैसिलिटी अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 8वीं तक हम चाहें और उसके बाद हम मैट्रिक तक भी चले जाएं। नहीं तो फिर भी हम कोई ना कोई इस तरह अरेंज करना है ताकि ये सिटी में जाके भी मैट्रिक तक एजुकेशन ले लें। ठीक है, आपसे हम बात करना चाहेंगे किसी से। तो कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था अभी? साइंस। तो साइंस में क्या पढ़ रहे थे अभी आप? दिल के बारे में। दिल के बारे में? मैंने देखा कि यहाँ पे अभी हार्ट लिखा हुआ था, दिल के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ रहे थे दिल के बारे में? हम दिल के बारे में ये पढ़ रहे थे कि दिल का क्या काम है, दिल हमें अल्लाह ताला ने किस वजह से दी है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कि क्या आपका ख्वाब है, क्या बनना है आगे आगे आपने? डॉक्टर बनना है भाई। इन्होंने, इनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? आसमा नजीर अहमद। आसमा, आप क्या डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस सर। अच्छा, तो घर से इजाजत है ये बताएं? यस। अच्छा, कैसा लगता है ये स्कूल आपको? अच्छा लगता है। और तमाम तरह आप समझती फैसिलिटी हैं, छत अच्छी बनी हुई है, दीवारें यहाँ की अच्छी हैं, बिजली मौजूद है, पानी मौजूद है, तमाम फैसिलिटी है? यस।
تو اب آپ کے گھر والے مطمئن ہیں؟ यस सर। अच्छा, ये जो मैं देख रहा था कि आपके यहाँ पे आने के लिए जो सवारी बनाई गई है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ट्रैक्टर आगे है और पीछे जो है वो उसके अंदर बस जो है वो, उसमें कौन कौन आता है? अच्छा, आप दूसरे गांव के, हम इस गांव के। आप इसी गांव से, आप दूसरे गांव से आप आती हैं, आप आए ज़रा इधर, इनके लिए भी ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। आइए आइए आइए। तो आप कितना दूर है आपका गाँव? 7 किलोमीटर सर। अच्छा, 7 किलोमीटर के करीब है, दूर है। तो आपको घर से इजाज़त है, परमिशन मिल गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नो सर। नहीं। अब क्या आपके वालिदैन क्या कहते हैं कि क्या करना है, अच्छा पढ़ना है जी सर। और आगे भी पढ़ने देंगे आपको? जी सर। अच्छा, तो आपने क्या बनना है आगे जाके? डॉक्टर। वाह भाई वाह, यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं। तो डॉक्टर भी बन सकते हैं आप, नर्स भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं ज़िंदगी के। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि आप जो हैं वो हमारी अफवाज पाकिस्तान में भी यहाँ से बच्चियाँ जा सकती हैं, ठीक है। फोर्स में कौन जाना चाहता है कोई? वाह, फोर्स में जाना चाहती हैं आप? आए, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। आए आप भी हैं आगे। तो फोर्स में जाना है आपने, हैं? तो फोर्स में जाके क्या करना है? सर हमें आगे पढ़ना है, हम मेहनत करके आगे बढ़ना है। कौन कौन से सब्जेक्ट जो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं? सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड के हैं। यहाँ पे इंग्लिश, सिंधी, इस्लामियात, साइंस, SST और सर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। जी सर। क्या जज्बा है, शौक है, मुस्तकबिल है इन बच्चियों का? मतलब ये है कि शहर में बच्चियां होती हैं, उनको सब कुछ बहुत बआसानी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कच्चा एरिया, सबको एक होता है कि बैकवर्ड एरिया है, बहुत सी चीज़ें नहीं हो पाती, बच्चियां बहुत कुछ चाह रही होती हैं। तो अब जब से ये एजुकेशन शुरू हुई है तो बच्चियों में एक जोश है, वलवला है कि हम जब शहर जाते हैं, मतलब इनसे बातें होती हैं मेरी, तो कहती हैं कि टीचर जब हम शहर में जाते हैं और बच्चियों को देखते हैं वो ऐसे वो बहुत अपने आप को बाशऊर वो नजर आ रही होती, तो हम भी ऐसे चाहते हैं कि जब हम शहर जाएं तो हम में और उनमें कोई फर्क नजर ना आए, और हम भी अब इतने पढ़ना चाहते हैं कि हम भी कुछ बने, कुछ करें। और ये शौक और जज्बा इन सब में नजर आ रहा है कि इन्होंने जो है वो सिर्फ यहीं तक रुक नहीं जाना है बल्कि आगे भी पढ़ना है। एजुकेशन के अलावा हम इनमें और भी बहुत सी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक इनको कुकिंग क्लासेस देते हैं हम लास्ट पीरियड में, कभी ब्रेक टाइम में डिफरेंट किस्म की गेम्स होती हैं, सिलाई कभी कभार जो है हो जाता है, तो कोशिश करें कि एजुकेशन के साथ साथ मुख्तलिफ हुनर भी इनको आए। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा इस स्कूल के विज़िट का, क्योंकि ये 40 बच्चियाँ जो मिडिल में अभी यहाँ पढ़ रही हैं, क्योंकि बच्चियाँ अक्सर ड्रॉप आउट हो जाती हैं, आगे नहीं पढ़ पाती। 40 माएँ हैं ये, और इस इलाके की किस्मत बदलेगी जब ये अच्छा पढ़ लेंगी। नाज़रीन, कच्चे के इलाके में हम एक और जगह पहुँचे हैं और इस स्कूल का नाम है नज़र मोहम्मद मिडिल स्कूल। यहाँ पे तकरीबन 350 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं, क्लास 1 से क्लास 8 तक स्कूल है। डॉक्टर साहब कुछ थोड़ा सा और बताएं इस स्कूल के बारे में। 2000 से स्टार्ट हुआ था, अभी ये मिडिल तक पहुंचा है, और ये स्कूल जो हमने स्टेबल किया है, हम चाहते हैं कि जो IT टेक्नोलॉजी है उसके साथ हमने इसको लिंक किया हुआ है। इस स्कूल में आप अंदर जब जाएंगे तो आपको कंप्यूटर लैब भी मिलेगी, सोलर सिस्टम। देखते हैं अंदर जाके जो फैसिलिटीज़ हैं। जी सर, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये तो साइंस लैब जो है मालूम हो रही है जी सर। ये साइंस लैब हम इस तरह करते हैं जो रिसाइकल मटेरियल है ना, आप ये देखेंगे जितने भी मॉडल बने हुए हैं ये टोटल वही चीज़ें हैं जो गांव में यूज़ होती हैं, और फिर बच्चों ने इसको रिसाइकल करके साइंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर मॉडल्स बनाए हैं। आप इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जो शहर से परचेज़ की गई हो। आप देखें शूज़ के बॉक्स पड़े हुए हैं, इस तरह जो यूज़ हुए गत्ते हैं वो भी पड़े हुए हैं, और इसके साथ साथ ये क्लासरूम जो हमें वो कंप्यूटर लैब के तौर पर यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये और ये जो है, क्योंकि ये जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं इससे ये होगा कि बच्चों में शौक और जज्बा पैदा होगा और वो इस हवाले से भी सोचना शुरू करेंगे, और फिर ये प्रैक्टिकल अपने घर में करेंगे। ये जो हम इतने लैपटॉप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका क्या इस्तेमाल है? इनका इस्तेमाल ये है कि हम बच्चों को IT की जो ट्रेनिंग है वो भी दें, और IT के भी हम उनको लेसन दें, ताकि ये बच्चे कल जाके इंटरनेट वगैरह यूज़ करें। और इंशाल्लाह अभी भी हम इस लैब में इंटरनेट से कनेक्टेड है हमारी लैब, ईवो के थ्रू हम बच्चे इंटरनेट भी यूज़ करते हैं, टीचर्स इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो उनको मॉडल्स चाहिए, लेसन्स चाहिए तो वो नेट पर सर्च करते हैं और उधर इम्प्लीमेंट करते हैं। आइए कुछ और क्लासों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम हैं मोहम्मद मुराद सुंदरानी स्कूल में, और इसके चारों तरफ हम देख रहे हैं कि वो इलाका है कि जहाँ पर दरिया का फ़्लो है, और ख़ास तौर पे मानसून सीज़न के बाद इस तमाम जगह पे पानी आ जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं समर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं समर साहब? तारुफ़ करवाएं अपना ज़रा पहले। जनाब, मेरा नाम समर बादशाह है, और यहाँ के जो हमारे 13 स्कूल चल रहे हैं एंग्रो फाउंडेशन के, उनमें मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का काम करता हूँ।
और ये सारे स्कूल विज़िट करना होते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, यहाँ पे टीचर्स की बेस लाइन लेते हैं, एग्ज़ाम वगैरह लेना सब कुछ फरमाएं कि बहुत से लोग शायद ये स्कूल देखें तो उनके जहन में ख्याल आए कि भाई ये पक्का क्यों नहीं है, जैसे आपने बहुत सारे स्कूल इस इलाके पक्के किए हुए, तो इस स्कूल को क्यों नहीं किया हुआ? इस स्कूल को बेसिकली हमने पक्का इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ जब भी जुलाई में पानी आ जाता है दरिया में, तो ये जो जगह है ज़ेर आब आ जाती है, तो यहाँ पक्का स्कूल पानी में टिकेगा नहीं। तो हम कोशिश है कि ये अभी ये दरिया का रुख अगर मुड़ गया तो इसको भी हम पक्का बना लेंगे। और बच्चों की तादाद कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, ये क्या वजह? प्राइमरी स्कूल है तो ये इसलिए कम है कि ये प्राइमरी स्कूल है 5 तक, और ये गांव भी बहुत छोटा है, इसलिए दरिया की वजह से, पानी की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। तो छोटा भी है गांव, और दूसरा दूर दूर तक मुझे तो कोई आबादी भी नज़र नहीं आ रही है इसमें। जी बिल्कुल, यहाँ पे आबादी, मैं यही बता रहा हूँ कि दरिया आ जाता है, यहाँ पे गांव थे, बच्चे हमारे पास ज़्यादा थे यहाँ पे, तो जैसे पानी आ गया वो गांव चला गया निकल के कहीं दूर, तो बच्चे हमारे पास शार्ट हो गए। भाई क्या पढ़ा रहे हैं आप इस वक्त? हैं जी सर, हम ये पढ़ा रहे हैं एप्पल पढ़ा रहे हैं। तो एप्पल की स्पेलिंग आती है आप सबको? APPLE, एप्पल आती है? कौन बताएगा भाई एप्पल की स्पेलिंग? बताएं जरा मुझे, दोबारा बताएं। APPLE। वाह भाई, इनके जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। और कैट की स्पेलिंग किसको आती है? कैट की आपको आती है भाई? ये बताएं। CAT कैट। वाह, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। बेटा डॉल की स्पेलिंग? DOLL। वाह। तो इनके जो माँ बाप हैं वो सब तैयार है इसके लिए कि पढ़ना चाहिए इन लोगों को? जी जी सर, सारे जो लोग हैं ना, जिसके वालिदैन हैं, तो वो बोल रहे हैं, तो सारे तैयार हैं। ये मैं देख रहा हूँ सफाई बहुत ज़्यादा है इस जगह पर, तो डस्टबिन वगैरह और ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? जी, डस्टबिन वगैरह का ख्याल रखा जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो वालिदैन जो है ना, वो ले आते हैं बच्चों को इधर, हाँ, फिर वो ले जाते हैं। ठीक है। बेटा आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह आप सबसे जो है वो दोबारा हम मुलाकात करेंगे, ठीक है? नाज़रीन, दहरकी के इलाके में एंग्रो फर्टिलाइज़र्स के तहत डिफरेंट CSR प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसमें लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स भी हैं, यानी लोग जो हैं अपनी मदद आप के तहत कुछ कारोबार करने लग जाएं। उस सिलसिले में हम एक करियाना स्टोर पर आए हैं, और यहाँ पे ख़ातून हैं, इनको ये कारोबार करके दिया गया है, और हमारे साथ इस वक्त एक नुमाइंदा मौजूद हैं एंग्रो से। आप अपना तारुफ करवाएंगी? जी, नाजिया इस्माइल, एंग्रो में मैं कम्युनिटी ऑफिसर हूँ, फीमेल के लिए काम करती हूँ यहाँ पर। मैं क्या बताएंगे अब क्या हुआ था इसमें, किस तरह से ये आप तक आई, और क्या आपने किस तरह से इन्हें कारोबार ये करवा के दिया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है अपने पैरों पे खुद खड़े हों, ख़ास तौर पे ख़वातीन। सही। हम लोगों का यहाँ पे जो एंग्रो से 2 किलोमीटर अवे तक जो भी जितनी कम्युनिटी है, हम लोग वहाँ पर जाकर काम करते हैं, उनकी सेशंस करवाते हैं, फीमेल का, हेल्थ का हो गया, एजुकेशन का। तो यहाँ पर जब हम लोगों की मीटिंग हुई, तो फिर जितनी भी फीमेल थी वो एक प्लेटफॉर्म पे आई, तो उन्होंने कहा कि ये शाजिया, इनका नाम शाजिया है, तो ये मतलब घर में कुरान मजीद पढ़ाती थी बच्चों को, तो इनके थोड़ा सा मतलब हालात सही नहीं थे, तो इन्होंने मतलब सब फीमेल मिलकर कहा कि इनको थोड़ी सी ना सपोर्ट करें। फिर हम लोगों ने, एंग्रो वालों ने मिलकर इनकी शाजिया की सपोर्ट की। थोड़ा सा हम लोगों ने ना सेटअप बना के दिया शॉप का, किराना शॉप और स्टेशनरी शॉप। तो थोड़ा सा ये जो आप देख रहे हैं कि इस साइड पे हम लोगों ने ना इनको रेंट पे इन्होंने लिया शॉप, और वहाँ पे हम लोगों ने सामान इनको सारा सेटअप करके दिया। फिर इन्होंने यहाँ से मतलब इतनी अपनी मदद की, और मतलब इतना अच्छा काम किया, जितनी सेविंग है वो इन्होंने बैंक में रखवाई। फिर वहाँ से इन्होंने सेविंग निकलवा के ये अपना कितना टाइम लगा इस सारे काम में? ये हम लोगों ने पिछले साल अगस्त में इनको ना शॉप खोल के दिया था, अगस्त के। तो अब ये जो जितने मंथ गुजरे हैं, इन्होंने इससे सेविंग करके दिन रात मेहनत करके इन्होंने अपना शॉप खुलवाया। आपसे बात करना चाहेंगे, ये फरमाएं कि आप मुतमईन हैं जो अब आपका रोज़गार का सिलसिला बना है, क्या अब आप रोज़ाना के इतने पैसे हो जाते हैं कि जिससे आपकी फैमिली का गुजर बसर हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, मालिक अल्लाह के एहसान है, एंग्रो का शुक्रगुजार हैं हम लोग माशाल्लाह। हमारी इतनी ड्यूटी वगैरह कोई काम नहीं था मेरे मियाँ का, फिर एंग्रो वालों ने हमारे साथ ताउन किया है माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि दहरकी के एक पसमानदा इलाके में एक खातून जिनका गुजर बसर मुश्किल हो रहा था, जिनके हस्बैंड भी कमा नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत और एक CSR प्रोजेक्ट के तहत जो है वो इतना ज़बरदस्त काम शुरू किया, और उसको दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ाया, और अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे और तरक्की दे।
नाज़रीन, सिंध के इन इलाकों में सांप के काटने का जो शरह है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए एंग्रो फर्टिलाइज़र्स ने अपने CSR प्रोजेक्ट में सांप के काटने का मुफ्त इलाज के लिए एंग्रो क्लिनिक बनाया है। डॉक्टर अख्तर इसहाक साहब जो इसके इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या वजह थी, क्या ख्याल था कि हमने इससे पहले नहीं देखा कहीं कि ख़ास तौर पे एक इदारा इसलिए बनाया जाए कि जिन लोगों को सांप काट लेता है उनका मुफ्त इलाज हो सके? बेसिकली CSR के तहत जो हम अपन सराउंडिंग एरिया में देखते हैं वहाँ पर स्नेक बाइट के विक्टिम्स बहुत ज़्यादा हैं और जितने भी हमारे तालका हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये जो एंटी स्नेक वीनम वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ पर हम इंपोर्ट भी करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी इंपोर्ट कर लेते हैं और हमारे पास ये फिर ज़रूरत महसूस की गई कि जब हम CSR के तहत दूसरे काम करते हैं तो ये विक्टिम ज़्यादा होने की वजह से ताकि हम स्नेक बाइट फ्री ऑफ कास्ट का भी एक क्लिनिक बनाएं। क्या ये क्लिनिक देखते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि साल में के किस महीने में ज़्यादा मरीज़ इनके पास आते हैं और क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया से लोग यहाँ पर आते हैं तो लोग कितनी जल्दी यहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए, ये सब कुछ जानते हैं डॉक्टर साहब से। आइए। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हम देख रहे हैं लेबॉर्ट्री है पर हमारे यहाँ पर हमारे अपने एम्प्लॉइज़ को भी ट्रीट किया जाता है। हमारे पास एक्सरे की भी सहूलत है, उसके बाद लेबॉर्ट्री की भी है और हमारे पास फीमेल्स और मेल्स पेशेंट्स को जो अपनी कम्युनिटी के हैं हम उनको भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? सर लाड़काना से। लाड़काना से। क्या हुआ था? सर ये मैं मछली मारने के लिए गया था, उधर सांप काट गया था, पता नहीं चला कौन सी चीज़ है। अच्छा। हाँ, पानी में थी। तो मछली अब पानी में थे क्या? मैं पानी में था सर। अच्छा। मैं शाम को जब वापस आया हूँ सर, मैंने सोचा ठीक है कोई मसला नहीं है। शाम जब ये 2-3 घंटे गुजरने के बाद जो है ना सर, मुझे तकलीफ हो रही थी, ये जिस्म गर्म हो गया था, तपश हो रही थी, ये गला खुश्क हो गया था। मुतमईन हो गए यहाँ आकर? बिल्कुल सर, मुतमईन है। बेसिकली हमारे पास जो भी विक्टिम रिपोर्ट होते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, हम उन सब को चेक करते हैं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं। हमारा पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर्स 24 आवर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इनकी पर्सनल हिस्ट्री लेने के बाद और साइंस इंसेक्ट बाइट है तो अब ये बाइट है इसमें इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ना कि स्नेक बाइट। ये बताएं कि ये जो सांप का काटना जो है ये बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके सामने आप सांप देख रहे होते हैं, आ गया काट के चला गया। बाज़ औक़ात आप पानी के अंदर हैं तो वहाँ पता नहीं चलता, या आप सो रहे हैं आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे में कैसे अलार्मिंग कैसे पता चलेगा जब सांप ने काटा है? देखिए, ये जब भी स्नेक बाइट विक्टिम हमारे पास आते हैं उनकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद हम वो साइड बाइट वो जगह देखते हैं, इनके फुट पे है, अपर लिम्ब पे है, लोअर लिम्ब पर है। उसके फिर फंग मार्क होते हैं। फंग मार्क होने की वजह से वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही होती है और उसके बाद सफोकेशन हो रही है, पेन हो रही है और अगर कोबरा बाइट वगैरह हो तो उसकी थ्रोट चोकिंग, पावर ऑफ स्पीकिंग और ड्यूरेशन बताएं कि क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, लंबे लंबे सफ़र हैं, आबादियाँ दूर दूर हैं, दूर दूर इलाकों से यहाँ पर आते हैं, तो कब कितनी देर में लोग आप समझते हैं कि यहाँ तक पहुँच जाए? यानी एक ड्यूरेशन होता है ना? जी देखें, जो भी हमारे पास स्नेक बाइट विक्टिम आते हैं, जो कोबरा बाइट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर 30 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाए तो वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद एक और जो लोकल एरिया में लुंडी सांप कहा जाता है, अगर वो हो तो वो घंटे के अंदर अंदर 1 आवर के अंदर घंटे के अंदर अंदर पहुंचना होगा लाजमी। उसके लिए कोई एम्बुलेंस सर्विस भी है आपके पास? अगर कॉल कर दिया पास ऐसी तो कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है कि कॉल करें या खुद आएँ, ये खुद अपने मतलब भी बेस पर आते हैं। और उसके आने एक बात और बता दें, इस मौजू पर वैसे ही प्रोग्राम कम ही आते हैं। ये फरमाएं कि कोई अगर नहीं पहुंच पा रहा है इस ड्यूरेशन के अंदर किसी भी स्नेक बाइट सेंटर पे आपके या कहीं भी जहां जहां हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है, अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका फर्स्ट एड क्या होता है? इसका फर्स्ट एड सबसे पहले जो है वो पहले जो पुराने दौर में करते थे, कटिंग वेटिंग करना, वो बिल्कुल टूर्निकेट वगैरह नहीं लगाना चाहिए। इमोबिलाइज ज़्यादा से ज़्यादा कर दें उस पार्ट को और उसके ज़्यादा मुकम्मल तौर पे पेशेंट को आराम करें, बेड पे बिठा दें। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये तालका हॉस्पिटल में एंटी स्नेक वीनम हर हेल्थ सेंटर में भी अवेलेबल होनी चाहिए। वहाँ ना होने है या नहीं है? नहीं है। उस ना कीमत है उसकी? वो हम जो इंपोर्ट करते हैं वो है 1600 की पर वाइल 10 ml की। अच्छा, जो हम के इंपोर्ट करते हैं आप फ्री लगा रहे हैं यहाँ पे? पर फ्री। कहीं और से अगर प्राइवेट में लगाने जाएं लोग तो 1600 तो बड़ा महंगा है गरीब आदमी के लिए। एक तो बस सांप जो है वो काट के चला गया और फिर वो 1600 की वैक्सीन लगाएं लोग। सर, गवर्नमेंट का भी ये बेसिकली फ्री प्रोवाइड करना ये ज़रूरी
ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ وہاں پر نہیں. ادویات جو انسانی جان بچانے کے لیے ہوتی ہیں وہ فری دینی چاہیے اور وہ اویلیبل بھی ہونی چاہیے. لاسٹ ایئر 2018 میں ایک یہ انہوں نے چارٹ بنایا ہے کہ اس چارٹ کے مطابق سب تھوڑا ادھر آ جائیں کہ کس مہینے جو ہے وہ کتنے پیشنٹس آئے. اس میں سب سے زیادہ ہم ریشو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جون, جولائی اور اگست کا ہے. اس میں زیادہ پیشنٹ آتے ہیں. اس کی کہیں وجہ مونسون کی بارشیں تو نہیں؟ مونسون کی بارشیں اسپیشلی, اور جو سوفوکیشن ہے, جو جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی پڑ جاتی ہے اور زیادہ وہ موسم ہوتا ہے نا دوسرا جس میں پسینے وغیرہ آتے ہیں, اس وجہ سے موسم ہبس جس کو کہتے ہیں, ہبس ہونے کی وجہ سے سنیک جو ہے اپنی بل سے باہر آ جاتے ہیں. وہ روڈز پہ راستے میں ہم کسی سے کوئی کاسٹ نہیں کی جاتی. خدمت ہے اس علاقے کے لیے, لوگوں پر یہ ناگہانی آتی ہے تو اس میں کوئی ہو جو ان کو پوچھے اور ان کی مدد کرے. یہ کام بنیادی طور پہ تو حکومت کا ہے, لیکن یہ کام آپ کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو بہت بہت مبارکباد. ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر آمنہ وحید صاحبہ. السلام علیکم جی. بہت اچھا ہمیں لگا یہاں آ کر, اور یہ جو سانپ کے کاٹنے کا جو معاملہ ہے اس علاقے کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے لیے ایک فری ہاسپٹل ہونا اور اس میں ویکسین دینا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ویسے کام تو حکومت کا ہے لیکن حکومت جو اس کو نہیں کر پا رہی ہے, مثلا جو کرنا چاہیے اور فری ویکسینیشن ملنی چاہیے. آپ کے پاس جو ویکسینیشن ہے یہ کہاں سے منگواتے ہیں؟ یہ کیا اس کا رول ہے ویکسینیشن کا فوری طور پہ علاج کرنے میں؟ ایسے ہے کہ ہماری کمپنی جو ہے اینگرو فرٹیلائزر یہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. جو مرضی مریض جہاں سے مرضی دور علاقوں سے بھی آتے ہیں ان کو, اور ہمارے پاس یہ ویکسین NIH اسلام آباد سے بھی آتی تھی. پھر جب وہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے تو ہم امپورٹ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ویکسین سال میں ہم 3 بلکس میں منگاتے ہیں. اباؤٹ 3000 ویکسینس ہم یوز کر لیتے ہیں جتنے مریض ہمارے پاس آتے ہیں. اب یہ کہ آپ کا سوال کہ حکومت کیوں نہیں پرووائڈ کر پاتی, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. مگر اگر ایسی آرگنائزیشنز اینگرو جیسی اور پول ان کر کے لوگوں کو سہولت پرووائڈ کر رہی ہیں تو ہمارے ادارے کے بارے میں بہت دور علاقے کے لوگ جانتے ہیں. اگر وہ کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں چلے بھی جاتے ہیں علاج کرانے, وہاں سے ان کو یہی میسج ملتا ہے کہ آپ اینگرو کلینک جائیں, وہاں جا کے اپنا علاج پورا کرا کے آئیں, تو وہ یہاں پر آتے ہیں. اب ہمیں ایک پیشنٹ کو بھلے 2 ویکسین لگانے کی ضرورت پڑے یا 4 لگانی پڑے یا 6 وائلز لگانی پڑے تو ہم وہ پوری لگاتے ہیں اور ان سے کوئی کاسٹ نہیں ان کو دینی ہوتی. 24 آور یہ جاری ہے, مطلب 24 آور کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. 24 آورس راؤنڈ دا کلاک 7 days a week یہ سہولت پرووائڈ کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ہم آپ کو مبارکباد ہی پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے کہ یہ خدمت کا عمل جو ہے جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہم ہیں ٹیکنیکل ٹریننگ کالج دہرکی میں, اور یہ سندھ کا بہت ہی قابل فخر ادارہ ہے جہاں پر نوجوانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے, اسکل لرننگ جسے کہہ سکتے ہیں, ہنر مندی انہیں سکھائی جاتی ہے تاکہ یہ اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت ہوں. وائس پرنسپل کرنل ریٹائر غلام شبیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ تو آپ کو ہم نے سنا کہ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں تقریباً آپ بتا رہے ہیں کہ 350+ بچے یہاں پر ہیں, اور بورڈ کی زیادہ تر جو پوزیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کو حاصل ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہم جیسے ہی یہ اس ادارے میں آتے ہیں ان کو ایک تو انوائرمنٹ ہم دیتے ہیں پڑھائی کی, اور دوسرا ان کو جو ہے ڈسپلن پہ زور دیا جاتا ہے. اف دے آر ڈسپلن دے کین obviously excel in academics as well. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ جو ووکیشنل ٹریننگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹیکنیکل ٹریننگ, اسکل ڈیولپمنٹ, یہ جو ادارے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہوں, اور ہمارے وہ بچے جو میٹرک کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہ آگے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے یا بڑی یونیورسٹیز میں نہیں جا پاتے, تو ان کو یہ اپرچونٹی ملے کہ یہاں آئیں اور ڈپلومہ کریں اور ہنرمند بنیں. دیکھیں, اس ادارے کو بیسیکلی یہ جو اس کا کانسیپٹ تھا وہ اسد عمر نے دیا تھا, بیکاز یہاں پہ دس از دی موسٹ ریونیو جنریٹنگ ایریا, بیکاز یہاں پہ بہت ساری انڈسٹریز تھیں, بٹ دی یوتھ واز ناٹ دیٹ ٹیکنیکلی فٹ کہ جی وہ کوالیفائڈ رادر کہ جی وہ اس لیول پہ کہ اس انڈسٹری اس کو انگیج کر سکے. تو اسد عمر کا یہ وہ تھا کانسیپٹ کہ جی یوتھ کو ہم اتنا ٹرین کریں کہ جی وہ انڈسٹری اس کو جو ہے وہ
इंडस्ट्री में इनको रखा जाए और इधर जो यूथ की डेवलपमेंट हो लगे। बिल्कुल, और यहाँ पे ख़ासतौर पे दहर की, घोट की, इसके आसपास के जो इलाके हैं, बल्कि पूरे सिंध के जो नौजवान हैं वो चाहेंगे कि इस काबिल फ़ख्र इदारे में आके पढ़ें। बहुत खूबसूरत बना हुआ भी है। तो कुछ बच्चों से हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे। नाज़रीन, सुमायरा शब्बीर हमारे साथ हैं, आप प्रिंसिपल हैं सहारा हाई स्कूल की, और जब हम यहाँ से स्कूल में आए हैं तो देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स हो रहा है। तो आप फरमाएं इस स्कूल के हवाले से कि ये स्कूल जो है बुनियादी तौर पे जो एंग्रो ने बनाया है, किसके लिए बनाया है? वेलफेयर स्कूल है जी, ये वेलफेयर स्कूल है, और एंग्रो प्लांट में जो वर्कर्स हैं, जो उनकी वेलफेयर के लिए, उनके बच्चों के लिए, और जो इर्द गिर्द की विसिनिटी और कम्युनिटी है, उसमें लोएस्ट इनकम ग्रुप को ये केटर फॉर करता है। सबसे जो मोस्ट वो, और चिल्ड्रन आर ऑलमोस्ट फ्री इन दिस स्कूल। और ये तो बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने क्या मेयार रखा हुआ है स्कूल का? आप समझती हैं कि ये जो शहर के बेहतरीन स्कूल हैं, किसी आप बड़े शहर में चले जाएं तो उसी मेयार का स्कूल है? बिल्कुल, हम वी प्रोवाइड देम क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल जिस तरह बाकी स्कूल्स में होता है, वी ट्राई कि इन बच्चों को बिल्कुल वही एक्सपोजर मिले, वही एक्टिविटीज़ हों। टीचर्स की भी हमारी वैसी उसी तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, और जो लेटेस्ट इस वक्त जो फर्स्ट सेंचुरी टीचिंग स्किल्स हैं, वही और तकरीबन सब कुछ वही अप्लाई हो रहा है। तो कुछ पेरेंट्स से आप कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से? उनके पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे इस कौम का मुस्तकबिल हैं, और ये हम अल्लाह ताला ने हमें भी मौका दिया है, ये कार खैर है कि इस मुल्क के इस कौम के लिए ये इंशाल्लाह आगे चल के बहुत यूज़फुल सिटीजन्स बनेंगे, अवेयर सिटीजन्स बनेंगे, और दुनिया में हर चैलेंज को हर जगह जाके ये बच्चे फेस कर सकें और किसी से कम ना रहें। हमारा एम तो यही है। नाज़रीन, एंग्रो फर्टिलाइजर्स के तहत CSR के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसका एक ज़बरदस्त विज़िट के बाद अब हम बैठे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर में, और दो गेस्ट मेरे साथ हैं, तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ हैं सैयद शहजाद नबी साहब, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एंग्रो फर्टिलाइजर्स के। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। और आपके साथ हैं आरिफ जलील साहब, आप एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हैं, आपको वेलकम कहते हैं। तो शहजाद साहब, ये फरमाएं कि जो 4 एरियाज़ हैं जिसमें CSR हो रहा है, यानी आप एक कॉर्पोरेट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है कि आपने अगर बिज़नेस करना है तो आपने सोसाइटी को जो है के लिए भी कुछ करना है, उनको बैक देना है, और उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, लाइवलीहुड है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इलाका है जहाँ पे वैसे ही बैकवर्ड एरियाज़ हैं सारे, और ये शहरों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, तो किस हद तक आप समझते हैं कि कामयाब हुए हैं आप यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी इलाके को या लोगों को तरक्की देने के लिए, उसके अंदर सबसे पहले हेल्थ और उसके बाद एजुकेशन। तो कहते हैं ना, किसी को कोई चीज़ देने से फ़ायदा नहीं है तो उसको सिखाओ कि उसने वो चीज़ कैसे करनी है। बिल्कुल, उस ज़मीन में हमने बहुत काम किया, ना सिर्फ पैसे के हिसाब से, वी हैव इन्वेस्टेड लाइक ओवर $500 million in like 5 years, बट मेरे नज़दीक पैसा इतनी अहमियत नहीं रखता जितना उस पैसे के पीछे वो नीयत होती है और वो मेहनत होती है जो इदारे में काम करने वाले लोग ज़्यादा खुद और अपनी फैमिलीज़ के साथ हम वॉलंटियर करते हैं और लोगों के लिए डायरेक्ट काम करते हैं। हमने सेहत के ज़मीन में बहुत सारे यहाँ पर ऐसे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हमने डायलिसिस सेंटर्स खोले हैं, हम रेगुलर आई क्लिनिक्स रन करते हैं, मोबाइल आई क्लिनिक्स रन करते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े शहरों से, कराची से, लाहौर से डॉक्टर्स आते हैं, पूरी आते हैं, और हम फ्री इलाज करते हैं उनका, और बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। अभी रिसेंटली हमारे एडमिन टीम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जो पर्सनली मेरे हिसाब से मैं इस इदारे से कोई पिछले 26 या 27 साल से मुंसलिक हूँ, शायद ऐसा काम ना हुआ। वो है कि लिम्स रिप्लेसमेंट पे काम किया फ्री। और आप सोचें कि एक हमारी कोई छोटी सी चोट लग जाती है तो हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, और यहाँ पर वो अस्पतालों के डॉक्टर्स पूरे आके उन्होंने कई 100 लोगों का इलाज किया मुफ्त। इसी तरह डायलिसिस, जो किडनी के मसले इस इलाके में हैं, हेपेटाइटिस के मसले इस इलाके में,
تو ہم بہت زیادہ خاص طور پہ جو آپ کا کلینک ہے جس میں سانپ کے کاٹنے کے حوالے سے جو پرماننٹ ایک، کیونکہ بہت سے تو ایسے پروجیکٹس ہوتے ہیں نا کہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں، کیمپ لگا اور پھر وہ ختم ہو گیا، اور تو اس میں بہت سے لوگوں کو پتہ چلا نہیں چلا، لیکن جو چیزیں پرماننٹ چل رہی ہوتی ہیں جیسے 24 آور کلینک چل رہا ہے، اور اس علاقے میں بڑا ایشو ہے کہ سانپ کے کاٹنے کا، مہنگی ویکسینیشن ہے، یہاں لوگوں کا فری لگا رہے ہیں. ہم پچھلے 1968-69 سے یہ چل رہا ہے ہمارے پاس، اور میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی اتنے پروفیشنلی اور کنٹینیوس بیسس پہ اسنیک بائٹ ٹریٹمنٹ ہم کہیں اور نہیں بتاؤ. عارف جلیل صاحب، ایک چیز بڑی پازیٹیو دیکھنے میں آئی کہ صرف دہرکی جہاں پہ آپ کا یہ سیٹ اپ ہے، بزنس سیٹ اپ ہے، صرف ادھر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جو علاقے ہیں، جیسے ہم لوگ گئے کچے کے علاقے میں، اب کچے کے علاقے کے اندر اتنے سارے اسکولز بنانا اور وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹیز فراہم کرنا، تو کیا آپ اس کے پیچھے کیا آبجیکٹیو ہے کہ کافی یعنی آپ نے وسیع کیا ہے اپنے CSR کو، اور ایریا وائز اگر دیکھیں تو کافی پھیلا ہوا آپ کا کام محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، کمپنی کا جو آبجیکٹیو ہے ریگارڈنگ ایجوکیشن، بیکاز وی بلیو کہ ایجوکیشن از ون ایریا وچ کین چینج دا نیشن. So this was the most neglected place اور it was once a hub of dacoits. تو اس میں اسکول جو 13 اسکول ہم آپریٹ کر رہے ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ ان ٹوٹل ہم 24 ہیں، 13 اس میں سے کچے میں ہیں، تو 4000 اسٹوڈنٹس. So we have seen marked improvement and the child they were not be able to go to school in earlier days. اب وہ almost ہر بچہ ادھر کا اسکول جا رہا ہے because education free, and we have also set up the solar powered computer lab in those schools. So I think this has changed that area a lot. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کئی گورنمنٹ کے افسران بھی سوچ سمجھ کے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے لوگ صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو ہم نے تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی ہے، وہ ہمیں اتنا ویلکم کرتے ہیں، اور اس سے اس پورے علاقے کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ بنیادی طور پہ ہماری ملاقات بھی ہوئی، جہاں ڈاکو راج رہا ہے، اور اس ڈاکو راج کو ختم کر کے جو ہے وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور جو ڈاکو جو ہیں وہ جو تھے ماضی میں، اب تو خیر وہ صحیح راستوں پر ہیں، وہ خود اپنے بچوں کو لاتے ہیں اسکول چھوڑ کے جاتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ ہم سے جب بات ہوئی ہے تو انہیں آج سے 10 سال پہلے میں جب یہاں آپ دوبارہ آیا ہوں تو ایڈمن میں بھی دیکھتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو غلطیاں ہم نے کی، ہم یہ ریئلائز کر گئے ہیں کہ سوائے تعلیم کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم آگے چاہتے ہیں. انگروں کا جن لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا بہت ہی اچھی سوچ تھی، اور ہم اس کو بڑے مثبت طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، عارف جلیل صاحب یہ فرمائیں کہ آگے اب آپ کے کچھ اور ٹارگٹس ہیں اس ایریا کے حوالے سے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ویسے تو سارے کام آپ وہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کے کرنے کی، اگر کسی کو روزگار فراہم کر رہے ہیں، لائیولیہڈ کے حوالے سے بات کی جائے، یا انفراسٹرکچر، جیسے میں اسٹیشن کل گیا، آپ نے دیکھا آپ نے ریلوے اسٹیشن بہتر کیا ہے، یا آپ نے کچے کے علاقے میں یا آس پاس کے علاقوں میں اسکول جو ڈیولپ کیے، یا گورنمنٹ کے اسکول ڈیولپ کیے اپنے بھی بنائے، یا ہاسپٹلز جو کام کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ ایسے مثال کے طور پر میں ایک ایڈوائس دے سکتا ہوں کہ آپ کی ایمبولینس سروس کی یہاں بڑی شدید ضرورت ہے، تو اگر ایمبولینس سروس، کیونکہ اگر سانپ کے کاٹنے کے لیے بھی آپ نے ایک کلینک بنایا ہوا ہے تو وہاں لوگوں کا 1 گھنٹے میں پہنچنا ضروری ہے، تو اس طرح کر کے کچھ اور فیوچر ٹارگٹس کچھ سوچیں. تو یہ فیوچر میں ہم سارے ایریاز کو ساتھ لے کے چلیں گے، ہیلتھ، ایجوکیشن، لائیولیہڈ، انفراسٹرکچر. تو ایک آپ نے ہمارا دیکھا ہوگا ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر. سو دا آبجیکٹیو واز کہ اس کو اس طرح سیٹ اپ، اٹ ول گرو ود ٹائم، یعنی اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اس کو ایک جگہ پہ روکنا نہیں. پہلے ہم نے اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ میکینیکل ڈپلوما سے شروع کیا تھا، اور اب ہم نے اس کو آگے کر کے اور ڈسپلنس میں الیکٹریکل بھی آ گئے. اس کے علاوہ ہم نے اس میں ووکیشنل ٹریننگ شارٹ کورسز ایون فار گرلس. ایک جو اینگرو کی اسٹرینتھ ہے کہ ہم نے جو $500 billion 5 سالوں میں خرچ کیے فرام اوور اون پاکٹ. In addition to that, we were able to pull lot of funding from foreign affiliates like USAID. تو اس میں لیٹ دا گرل لرنز پاتھ ویز ٹو سکسیس، یہ ہمارے بہت ہی سکسیزفل پروگرام ہے جس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. تو یہ چیز اب آپ کوالٹی آف انسٹیٹیوٹ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سندھ ٹیکنیکل بورڈ میں آؤٹ آف ٹاپ 10 پوزیشن دس انسٹیٹیوٹ ٹیکس
6 to 8 पोजीशन और बहुत अच्छा बना हुआ है. मैंने विजिट किया. स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ज़बरदस्त है, स्टेट ऑफ द आर्ट है. इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे, टीचर्स भी, और जिस तरह फैसिलिटीज़ फराहम की गई है किसी भी तालीमी इदारे से आप इसको कंपेयर बहुत रिजल्ट्स स्पीक इटसेल्फ कि वो हमारे रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग हैं. वी आर मेंटेनिंग दोज रिजल्ट्स. और इसके अलावा हेल्थ पे भी हम लोग हर साल अपना प्लान रिफाइन करते हैं. वी ऑपरेट थ्रू कम्युनिटी ऑफिसर जिनकी पेनिट्रेशन विद इन द कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है. तो वी नो एग्जैक्ट इशूज ऑफ द पीपल, और हमारा इरादा है कि हम इस चीज़ को एक्सपेंड करें. दिस इज़ अ वेरी गुड सजेशन. हम इसको वेरी क्विक लास्ट की जो पब्लिक जो गवर्नमेंट, जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट भी जो पार्टनरशिप होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो गवर्नमेंट के साथ भी आगे कुछ करने का इरादा है. ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इतने अरसा मैं यहाँ पे रहा हूँ और मैं बड़े वसूख से बात कह सकता हूँ कि अगर आप पूरे पाकिस्तान पे आप जायज़ा भी लें तो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड लोग, शऊर वाले और बहुत टैलेंट वाले लोग इस खित्ते में पाए जाते हैं. घोटकी इलाका बड़ा यानी खुशकिस्मत है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे लोग रखे हैं, पैदा किए हैं, रहते हैं जो बहुत ज़हीन हैं. और ये जितने आपको हाई टेक प्लांट्स यहाँ मिलते हैं, चाहे वो एंग्रो है या और फर्टिलाइज़र पावर प्लांट्स हैं, बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लांट्स इसी इलाके में. मेजॉरिटी यहाँ पर लोकल्स काम करते हैं और इससे पता चलता है कि यहाँ पर कितना शऊर है और कितने अक्लमंद लोग हैं. अगर हम उनके इस नेचुरल टैलेंट को थोड़ा सा उभारें, और उभारने का सबसे अच्छा तरीका है वो तालीम. फुकदान है तालीम का यहाँ पर, हमें पता है इस खत्ते में. अगर हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेकर आएंगे, तो कोई वजह नहीं है कि हम वर्ल्ड क्लास टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इस इलाके से ना पाए. थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. घोटकी यहाँ पे कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, तो उसके बाद हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानी वसाइल को बेहतर करें, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उस पर काम होना चाहिए. और उसमें जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब वो इदारे एंग्रो फर्टिलाइज़र्स या एंग्रो कॉर्पोरेट जैसा इदारा जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है और निभा रहा है, तो फिर इस इलाके की जो तकदीर है वो बदल रही है. और यहाँ पे लोग जो तरक्की कर रहे हैं, ये इलाका आगे बढ़ रहा है, और ये एरिया आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. आज हमने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम में ओवरऑल दिखा सकें कि क्या क्या CSR एक्टिविटी हो रही हैं और कैसे जो है लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जा रही हैं. रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए. सवाल है पाकिस्तान का.